नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। ये लेख मैंने बहुत वर्ष पहले लिखा था। आज मैं ये लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है जवाहरलाल नेहरू और अन्य पार्टियों की परम बेवकूफ़ी। जवाहरलाल नेहरू एक निहायत अव्यवहारिक व्यक्ति थे। उनकी विचारधारा भारत के लिए बहुत ही विनाशकारी थी। उनकी सोच पूरी तरह से अव्यवहारिक थी। वो कट्टर और जिहादी विचारधारा को नहीं समझ पाए। उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा था, फिर भी वो कट्टर और जिहाद को नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा था कोई हिस्सा भारत में जाता है या पाकिस्तान में जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो जूनागढ़, आंध्र प्रदेश, असम और तेलंगाना पाकिस्तान में होते। जवाहरलाल नेहरू की बेवकूफ़ी की वजह से कश्मीर भारत के लिए एक नासूर बन गया था, पर अब वह फिर से भारत का ताज बन गया है, क्योंकि वहाँ से धारा 370 हट गई है। भारत में बहुत लंबे समय से कांग्रेस का राज था, पर इतने लंबे समय में भी भारत को एक विकसित देश कांग्रेस नहीं बना पाई। कांग्रेस के अधिकांश नेता परम भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। भारत में भ्रष्टाचार और काला धन परम अवस्था में पहुंच गया था। भारत की गरीबी और पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में आज गैर मुसलमानों का रहना और जीना बिल्कुल नामुमकिन हो गया है। जवाहरलाल नेहरू इस बात को नहीं समझ पाए थे। महात्मा गांधी की विचारधारा में कुछ बातें बहुत अच्छी थीं, जैसे उन्होंने अम्बेडकर के साथ पूना में जो समझौता किया था और हमारे दलित भाइयों के लिए सीटों का व्यवस्था की थी। यह उनके जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि थी। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, पर सब कुछ अहिंसा से ही हल नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी अहिंसा की अति करते थे, और अति किसी भी चीज़ की बहुत खराब होती है। दुनिया में कुछ भी परम सत्य नहीं है, हर चीज़ सापेक्ष है। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को मार डालें तो हमें फांसी लग जाएगी, और यदि कोई सैनिक किसी युद्ध में दुश्मन देश के सैनिकों को जितना ज़्यादा मारता है, उसे उतना ज़्यादा सम्मान और पुरस्कार मिलता है। भारत में जिहादी कट्टरवाद अपनी जड़ें जमाकर बैठ गया था। तुष्टीकरण की होड़ मच गई थी, पर अब तुष्टीकरण खत्म होने वाला है। कुछ ही दिनों में भारत एक विकसित देश बन जाएगा, फिर तुष्टीकरण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। युद्ध से मनुष्य नहीं बच सकता है, चाहे वह सांसारिक युद्ध हो या मानसिक युद्ध हो। हमारे चारों तरफ अच्छे लोग भी हैं और खराब लोग भी हैं। खराब और अपराधी लोग अहिंसा की भाषा को नहीं समझ सकते हैं। अपराधी व्यक्ति हिंसा से ही ठीक हो सकता है। भारत में वर्तमान राजनीति में अपराधियों और माफियाओं की भरमार हो गई है। उनका एकमात्र लक्ष्य है सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता। ऐसे लोगों को हिंसा और शक्ति से ही राजनीति में आने से रोका जा सकता है। भारत के पिछड़ेपन और गरीबी के लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेवार है। भारत की क्षेत्रीय पार्टियां पूरी तरह से विकास विरोधी और मनुष्य विरोधी हैं। उन्हें ना तो जनता के कल्याण से कुछ लेना देना है और ना ही देश के विकास से कुछ लेना देना है। कांग्रेस पार्टी का भी यही हाल है। आज भारत में राजनीति का अपराधीकरण अपनी परम अवस्था में। कुछ वक्त पहले, ये बात 2014 से पहले की है, जब भारत में राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार परम अवस्था में पहुंच चुका था। सभी पार्टियों में परम अपराधी नेता भरे पड़े थे।
ऐसे लोगों को अहिंसा से नहीं समझा जा सकता है। कई विधायकों ने अपनी विधानसभा के क्षेत्रों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति में के रूप में बदल लिया था। वहाँ पर ना तो भारत का संविधान लागू होता था और ना ही वहाँ की राज्य की पुलिस का कानून लागू होता था। ऐसे अपराधी नेताओं को राजनीति में प्रवेश से रोकने के लिए संविधान को बदलना होगा और पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से बदलना होगा। कुछ वर्ष पहले भारत हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। इस पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां जिम्मेवार थीं। भारत के लोग लंबे समय से जातिवाद के आधार पर वोट दे रहे थे। जाति के आधार पर वोट देना पिछड़ेपन की निशानी है। भारत में विकास बहुत कम हुआ था, इसीलिए भारत में जातिवाद खत्म ही नहीं हुआ है। अगर भारत एक विकसित देश बन जाता तो जातिवाद काफ़ी हद तक खत्म हो जाता। अगर गुरु गोविंद सिंह युद्ध का मनोविज्ञान नहीं विकसित करते तो आज भारत में चारों तरफ औरंगजेब का आतंकवाद ही होता। फिर भारतीय संस्कृति हमेशा के लिए नष्ट हो जाती। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी युद्ध के महत्व को नहीं समझ पाए, पर हमें अब उनकी भूलों से सीखना होगा। ऊंची जाति के परम दुष्ट लोगों ने प्राचीन काल में, पेशवाओं ने मध्यकाल में और स्वतंत्रता के बाद आधुनिक काल में दलित जातियों पर बहुत अत्याचार किए थे। जातिवाद को तोड़ने के बहुत से तरीके हैं। उन्हें अपनाकर हम जातिवाद को काफ़ी हद तक तोड़ सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने और अन्य पार्टियों ने दिल्ली में दंगे को भड़काया था। इससे पता चलता है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियां सत्ता के लिए लोगों की जान भी ले सकती हैं और दंगे भी भड़का सकती हैं। उन्हें लोगों की जान की कोई परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। 2014 से पहले भारत में अशिक्षा बहुत ज़्यादा थी। 50% लोग पूरी तरह से अनपढ़ थे। 90% लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे। ऐसे अशिक्षित लोगों कैसी सरकार को चुनेंगे, ये हम सोच सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की कोई जानकारी नहीं होती है। हमारे मन में भी एक युद्ध चलता रहता है। उस युद्ध को जीतने के लिए हमें एक आध्यात्मिक युद्ध का मनोविज्ञान विकसित करना पड़ता है। हमारे मन में राम भी हैं और रावण भी है। मन के राम को पाने के लिए हमें सत्संग, सेवा और सिमरन करना पड़ता है। फिर हमारे मन में राम राज्य आ जाता है। शांति की चाहे जितनी भी कोशिश की जाए, पर भारत युद्ध से नहीं बच सकता है। भारत के दो शत्रु चीन और पाकिस्तान है। भारत के कई अन्य देश भी शत्रु हैं। शांति की चाहे जितनी भी प्रयास किए जाएं, पर मनुष्य युद्ध से नहीं बच सकता है। भारत के अंदर भी बहुत से शत्रु हैं, जैसे परम भ्रष्ट नेता, परम भ्रष्ट अधिकारी और परम भ्रष्ट उद्योगपति। भारत के अंदर के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए हमें संविधान को बदलना पड़ेगा। भारत के लोग वर्तमान काल में भी सामंती और पिछड़ेपन के संस्कारों से जकड़े हुए हैं। हमें उन्हें उन संस्कारों से बाहर निकालकर आधुनिक संस्कारों से जोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी को प्रयास करना पड़ेगा और हम सबके प्रयास से ही भारत की सारी समस्याएं दूर होंगी और भारत एक विकसित देश बनेगा। इसी में ही हम सबकी भलाई है। आओ हम अपने देश को एक विकसित देश बनाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।